क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि अचानक एक आंख से धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया हो, या बॉडी के किसी एक हिस्से में अजीब सा नमनेस, टिंगलिंग या करंट जैसा सेंसेशन फील हुआ हो? कभी पैर इतने हैवी लगने लगे हो कि सीधा चलना मुश्किल हो गया हो, या बिना वजह एक्सट्रीम फटीग इतनी कि सिंपल डेली काम भी एग्जॉस्टिंग लगने लगे? अक्सर लोग इन सिम्टम्स को वीकनेस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, स्ट्रेस या सर्वाइकल प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार ये सिर्फ थकान, स्ट्रेस या वीकनेस नहीं होती, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पहला अटैक भी हो सकता है। एक ऐसी कंडीशन जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी कि माइलिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। और दिक्कत ये है कि इसके सिम्टम्स आते जाते रहते हैं, इसलिए डायग्नोसिस में कई बार सालों का डिले भी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी में आखिर होता क्या है और किन लोगों को इसका रिस्क ज़्यादा है, इसके क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के वो रेड फ्लैग्स जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसके ट्रीटमेंट के बाद लाइफ कैसे नॉर्मलाइज हो सकती है। अब लोग सोचते हैं कि दिमाग और नसों की बीमारियां सिर्फ ओल्ड एज में होती हैं, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस मेनली यंग एडल्ट्स को टारगेट करता है, खास करके 20 से 40 साल की उम्र में। ग्लोबल डेटा देखें तो हर 1 लाख में से लगभग 30 से 35 लोगों को MS हो सकता है। एक और ज़रूरी बात, फीमेल्स में ये बीमारी मेल्स के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलती है। अब क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस मेनली वर्किंग एज पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसका असर सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं बल्कि करियर, फैमिली स्ट्रेस और फ्यूचर प्लानिंग पर भी पड़ता है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि अब क्या व्हीलचेयर पर आना पड़ेगा। इसका जवाब है नहीं। अगर हम सही टाइम पर इंटरवीन करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ट्रीट किया जा सकता है बहुत ही इफेक्टिवली, और इसके द्वारा होने वाली डिसेबिलिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब समझते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक आता है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। इस माइलिन शीथ का काम होता है सिग्नल्स को फास्ट और एफिशिएंट बनाना। जैसे मान लो किसी बिजली की तार पर इंसुलेशन होता है ना, कुछ वैसे ही माइलिन शीथ काम करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इस माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डीमाइलिनेशन। अब देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, वो गलती से हमारी ही अपनी माइलिन लेयर पर अटैक करने लगता है। और जब माइलिन का ये इंसुलेशन डैमेज होता है जिसे हम डीमाइलिनेशन कहते हैं, तो सिग्नल कंडक्शन स्लो हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है। ब्रेन में जहाँ जहाँ ये अटैक होता है वहाँ स्कार्स या प्लाक्स बन जाते हैं। अर्ली फेज में सिर्फ सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है जो कि रिवर्सिबल होती है, पर अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो ये न्यूरॉन्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, दिमाग में ग्लायोसिस हो सकता है, स्क्लेरोसिस हो सकता है, और परमानेंट डिसेबिलिटी की शुरुआत यहीं से होती है। पर आखिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स होते कैसे हैं? कैसे पता चलेगा कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी हो सकती है? अगर इन 5 में से कोई भी एक सिम्टम आपके अंदर मौजूद है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की निशानी हो सकती है। पहला, अचानक से एक आंख या दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, या फिर डबल विजन होना यानी कि एक की जगह 2 दिखाई देना। दूसरा, हाथ पैर में सुनपन या पिंस एंड नीडल्स जैसी सेंसेशन फील होना। MS में एक खास साइन होता है जिसे हम कहते हैं हर्माइट साइन। जब आप गर्दन नीचे झुकाते हैं तो आपकी पूरी पीठ में बिजली का झटका जैसा फील होता है। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइन हो सकता है। तीसरा, एक हाथ एक पैर में कमजोरी आ जाना, पैरालिसिस हो जाना। स्ट्रोक में भी पैरालिसिस होता है बट वो सडन होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पैरालिसिस अचानक से नहीं होता बल्कि कुछ दिनों के भीतर बढ़ता है। चौथा, एक पैर या दोनों पैरों में कमजोरी आ जाना, अकड़न हो जाना और सेंसेशन का लॉस हो जाना। पांचवा, चलते वक्त लड़खड़ाहट हो जाना या फिर चक्कर आना। अब एक चीज समझिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स यूजुअली 24 घंटे से ज़्यादा रहते हैं और फिर धीरे धीरे रिकवर होते हैं। स्ट्रोक में पैरालिसिस अचानक से होता है, पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वीकनेस धीरे धीरे कुछ दिनों के भीतर आती है, बढ़ती है, फिर एक प्लेटो फेज में चली जाती है और फिर धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट होती है। यानी कि अगर पैरालिसिस अचानक से हुआ है तो ये स्ट्रोक हो सकता है, और अगर हाथ पैरों में कमजोरी कुछ दिनों के भीतर बढ़ती है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की निशानी हो सकती है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो ये शब्द है, इसका मतलब ये है कि दिमाग के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मल्टीपल जगह, मल्टीपल टाइम्स एपिसोड्स के फॉर्म में अटैक हो सकते हैं
और वहां पर स्क्लेरोसिस हो सकता है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं रेमिटिंग रिलैप्सिंग, यानी कि जब भी पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक आएगा तब पेशेंट के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रोड्यूस होगा और ये अटैक कभी कभी सेल्फ रिजॉल्विंग हो सकते हैं, यानी कि बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाते हैं। और अगर ट्रीटमेंट हम देते हैं तो ट्रीटमेंट देने के बाद हो सकता है कि कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाए या फिर एक डिसेबिलिटी रह जाए। इसके बाद जब नेक्स्ट अटैक पेशेंट को आता है तो 2 अटैक्स के बीच में पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ते नहीं हैं, बट कभी कभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्रोग्रेसिव हो सकता है, यानी कि अटैक आया और उसके बाद लगातार पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं डिस्पाइट ट्रीटमेंट। ये भी हो सकता है कि पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक ही ना आए और सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ लगातार बढ़ते जाएं। इसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव एमएस। अब सवाल ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस आखिर होता क्यों है? इसका कोई एक डिफाइंड कारण नहीं है। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को जन्म दे सकते हैं। बहुत सारे कारण जेनेटिक हो सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा एक एप्स्टीन बार वायरस होता है जिसका अटैक होने के बाद एमएस ट्रिगर हो सकता है। स्मोकिंग भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक रिस्क फैक्टर है जो कि प्रिवेंटेबल है। अब बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डायग्नोसिस की। एमएस के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली चीज है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट की हिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक सिम्टम नजर आता है और एग्जामिनेशन में कोई स्पेसिफिक साइन, तो ऐसे में हम पेशेंट को एमआरआई एडवाइस करते हैं, यूजुअली कॉन्ट्रास्ट के साथ। एमआरआई दिमाग का होगा या स्पाइनल कॉर्ड का होगा या फिर दोनों का, डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। एमआरआई के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं डीमाइलिनेटिंग प्लाक्स को। एमआरआई में अगर कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नजर आती है तो ऐसे में हम पेशेंट का सीएसएफ टेस्टिंग यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन भी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, एमएस का ट्रीटमेंट आखिर क्या होता है? क्या एमएस को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है? अब देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं होता क्योंकि जिन लोगों को एमएस होता है उन्हें कभी भी रिकरेंट अटैक होने की टेंडेंसी हो सकती है। देखिए, मेडिकली स्पीकिंग एमएस का कोई एक परमानेंट क्योर अभी तक नहीं है, लेकिन आज हमारे पास ऐसी एडवांस्ड मेडिकेशंस हैं जिससे हम एमएस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और फ्यूचर में होने वाले अटैक्स को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारा ट्रीटमेंट गोल सिर्फ पेशेंट को दवाई देकर चलाना नहीं है, बल्कि उसे एक नॉर्मल लाइफ देना है जहां वो अपनी जॉब कर सकें, ट्रैवल कर सकें और फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी बिता सके। एंड विद एडवांस्ड ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन दिस इज फेयरली पॉसिबल। अब देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। जब भी पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक्यूट एपिसोड होता है तो ऐसे में हम पेशेंट को तुरंत भर्ती करके एमआरआई, लंबर पंक्चर, सीएसएफ टेस्टिंग करते हैं। अकॉर्डिंगली पेशेंट को स्टेरॉइड या फिर दूसरी मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है। ये होता है एक्यूट एपिसोड का ट्रीटमेंट। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब एमएस का पहला अटैक होता है तो उसमें पेशेंट की जो भी कमजोरी होती है या फिर दिखाई देने की जो प्रॉब्लम होती है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है, यानी कि एमएस के अटैक्स को ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। और अगर पेशेंट सही टाइम पर अस्पताल पहुंच जाए तो हम पेशेंट को होने वाली रेसिडुअल डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। अब एमएस का एक्यूट एपिसोड तो ट्रीट हो गया है, लेकिन इसका अगला अटैक कभी भी आ सकता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बीमारी को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। और ये काम करती हैं डीएमटीज यानी कि डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपी। ये एमएस की बीमारी को कंट्रोल में रखती हैं और रिकरेंट अटैक होने से बचा सकती हैं, डिसेबिलिटी को डिले करती हैं और इसके साथ पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है एमएस के मैनेजमेंट में। अब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। पहला मिथ, बहुत लोग समझते हैं कि एमएस का मतलब ये है कि पेशेंट जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल हमारे पास डीएमटीज जो अवेलेबल हैं वो अटैक फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं, अटैक की इंटेंसिटी को भी कम कर देती हैं। और अगर एमएस का एक्यूट एपिसोड ठीक से मैनेज किया जाए, सही टाइम पर पेशेंट को दवाई दी जाए, तो पेशेंट के रेसिडुअल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आजकल की नई डीएमटीज इतनी असरदार हैं कि ज़्यादातर पेशेंट अपनी पूरी ज़िंदगी चलते फिरते नॉर्मल काम करते हुए बिता सकते हैं और व्हील चेयर अब हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। दूसरा मिथ, स्टेरॉइड से बीमारी खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी गलती है। स्टेरॉइड सिर्फ उस वक्त की सूजन को दबा देता है ताकि आपको तुरंत आराम मिल जाए। एक्यूट एपिसोड के लिए स्टेरॉइड्स का रोल है, लेकिन बीमारी को अंदर ही अंदर बढ़ने से रोकने के लिए लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यानी कि डीएमटी की ज़रूरत
पड़ती है। और अगर पेशेंट DMTs नहीं लेते हैं तो ऐसे में पेशेंट को कभी भी MS का रिकरेंट अटैक हो सकता है। तीसरा बड़ा मिथ, बहुत लोग सोचते हैं कि डाइट और सप्लीमेंट से MS ठीक हो जाता है। इंटरनेट पर डाइट और सप्लीमेंट से MS को रिवर्स करने के दावे किए जाते हैं। अब देखिए, अच्छा खाना और विटामिन D लेना ज़रूरी है, पर ऐसी कोई डाइट नहीं है जो कि MS को जड़ से ख़त्म कर दे। ये चीज़ें आपकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन दवाई का काम नहीं कर सकती। देखिए, MS एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, लेकिन आज के टाइम में ये वेल कंट्रोल्ड डिसीज़ है। इस डिसीज़ का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेशेंट को परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगी या फिर पेशेंट परमानेंटली बेड बाउंड हो जाएगा, व्हीलचेयर बाउंड हो जाएगा। हमारे पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है MS का, उसको लेने के साथ पेशेंट की अटैक फ्रीक्वेंसी, अटैक इंटेंसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक्यूट ट्रीटमेंट सही टाइम पर देने के बाद पेशेंट का जो डेफिसिट है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इनफैक्ट कई सारे पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, लेट डायग्नोसिस और इनकंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर सही टाइम पर MS का डायग्नोसिस हो जाए, टाइमली DMTs स्टार्ट की जाए, तो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है, एक नॉर्मल जिंदगी जी जा सकती है। तो अगर किसी को बार बार विजन की दिक्कत हो रही है, हाथ पैर में अजीब सी कमजोरी या बैलेंस बिगड़ने के एपिसोड्स हो रहे हैं, तो उसे इग्नोर करने के बजाय किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें।